नमस्ते प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व को पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, और फिर ये पढ़ेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ा था और यह भी पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी जरूर जाकर देखें। अब इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, तो इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखना। तो शुरू करते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। तो सुनिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। चूंकि हमने पढ़ा कक्षा 9 में कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके अनुसार क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसमें जो अभिकारक तत्व हैं और जो उत्पाद तत्व हैं, इनका जो कुल द्रव्यमान है वो हमेशा बराबर रहेगा। अर्थात ना तो द्रव्यमान का विनाश होगा ना ही निर्माण होगा। अब देखिए, चूंकि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आपको पता चल गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही विनाश। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, चाहे रासायनिक अभिक्रिया के पहले हो चाहे उसके बाद। इसलिए ही असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान रहती है। इसलिए ही असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसलिए हम उसे संतुलित करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब ये देखिए। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे करेंगे। किसी रासायनिक समीकरण को निम्न प्रकार संतुलित किया जा सकता है। कोई रासायनिक समीकरण है उसे हम निम्न प्रकार संतुलित कर सकते हैं इन विधियों को अपनाकर। उदाहरण के लिए हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे देखिए, Fe+H2O एरो Fe3O4+H2। अब हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे क्योंकि यह कैसा है, असंतुलित समीकरण है। क्योंकि देखिए, उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, अभिकारक में केवल 1 है। इसलिए अब इसे हम क्या करेंगे, संतुलित। पहला चरण देखिए, चरण फर्स्ट। सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं। संतुलित करते समय इस बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रत्येक सूत्र है इसके चारों ओर क्या बनाएंगे, एक बॉक्स, और केवल बॉक्स बनाएंगे। प्रथम चरण में कोई भी इनमें परिवर्तन नहीं करना है। ये तो हमने प्रथम चरण के तहत इनके चारों ओर बॉक्स बना लिए, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया अभी तक। अब देखिए चरण 2। चरण 2, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। चरण 2 में क्या करना है, जो समीकरण है उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए कि आयरन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। ऐसे ही देखिए, ये तत्व हैं जैसे आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके अभिकारक में कितने परमाणु हैं और उत्पाद में कितने परमाणु हैं, इनकी सूची बनानी है। तो आयरन के अभिकारक में कितने परमाणु हैं, 1, उत्पाद में 3, हाइड्रोजन के अभिकारक में कितने परमाणु हैं, 2, उत्पाद में 2,
अब कारक में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 1, उत्पाद में 4। ऐसे हमें इनकी सूची बनानी है। अब चरण 3 देखिए। चरण 3, अब कारक या उत्पाद में उपस्थित सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करते हैं। अब हम उस यौगिक को सबसे पहले संतुलित करेंगे जिसके सबसे ज्यादा परमाणु हैं। हमने देखा था ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो सबसे पहले हम किसको चुनेंगे, ऑक्सीजन को। इस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनते हैं। सबसे पहले किस यौगिक को चुनेंगे, जिसके सबसे अधिक परमाणु होंगे। इस प्रकार Fe3O4 में ऑक्सीजन परमाणु को चुनते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन परमाणु कितने, 4, तो ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा परमाणु हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन परमाणु को पहले संतुलित करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए अब देखिए कैसे करेंगे। ऑक्सीजन के परमाणु अवकारक में और उत्पाद में ऐसे सूची बनानी है कि ऑक्सीजन परमाणु अवकारक में और उत्पाद में प्रारंभ में कितने थे, 1, और उत्पाद में 4। प्रारंभ में ऑक्सीजन परमाणु अवकारक में 1 थे और उत्पाद में 4 थे, ये हमने पहले भी सूची बना ली थी। अब संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को तो 4 कर सकते हैं लेकिन 4 को 1 नहीं कर सकते, इसलिए 1 को गुना 4 से करेंगे, 1 गुना 4, तो अवकारक में कितने हो गए, 4, और उत्पाद में पहले से ही 4 हैं। अब ये संतुलित हो गया है, इसलिए हम 4 का क्या करेंगे, गुना। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए 4 गुणांक लगाकर 4s2 लिख देते हैं। अब इस ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए 4 का गुणांक लगाकर 4s2 लिख देंगे ऐसे, क्योंकि 1 गुना 4 बराबर 4। अब ये 4 ऑक्सीजन परमाणु हो गए। तो अब उत्पाद और अवकारक दोनों में ऑक्सीजन परमाणु संतुलित हो चुका है। अब देखिए चरण नेक्स्ट। अब चरण 4 देखिए। अब आयरन तथा हाइड्रोजन परमाणु को भी इसी प्रकार संतुलित करते हैं। हमने ऑक्सीजन परमाणु संतुलित कर लिया है, अब आयरन और हाइड्रोजन परमाणु को, अब हम हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब ऑक्सीजन के बाद हम हाइड्रोजन परमाणु को चुनते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु की सूची बना लीजिए कि अवकारक में कितने हैं, उत्पाद में कितने हैं, प्रारंभ में कितने हैं और संतुलित करने के लिए कितने चाहिए। तो अवकारक में हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, प्रारंभ में 8 और उत्पाद में 2। 8 कैसे हैं, 4 दूनी 8 हो गए, आगे 4 है, वैसे 2 हैं H2, तो H2 से 2 और 4 गुना 2 बराबर 8। ऐसे यहाँ कितने 2, H2 में केवल 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। अब संतुलित करने के लिए क्या चाहिए, ये 8 तो है अवकारक में लेकिन उत्पाद में 2 हैं, तो 2 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 8, तो 2 चौके 8, तो उत्पाद में H2 का आगे कितने लगा देंगे 4, तो 4H2। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर या संतुलित करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या 4 कर देते हैं। अब देखिए ये उत्पाद है, इसमें H2 है, इसका आगे क्या लगाएंगे 4, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, तो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अवकारक में 8 हाइड्रोजन, उत्पाद में 8 हाइड्रोजन। अब ये संतुलित हो चुका है। तो अब कौन बचा है, आयरन। अब इस आयरन को संतुलित करेंगे। अब चरण 5 देखिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु संतुलित हो चुके हैं। अब आयरन परमाणु, अब आयरन यानी Fe को संतुलित करते हैं। आयरन के परमाणु पहले अवकारक में फिर उत्पाद में, देखिए प्रारंभ में कितने और संतुलित करने के लिए कितने चाहिए। अवकारक में केवल Fe है, तो इसमें कितने 1, और उत्पाद में Fe3O4, Fe3 यानी 3 आयरन परमाणु हैं। अब संतुलित करने के लिए क्या चाहिए, उत्पाद में तो 3 हैं, तो अवकारक में कितने चाहिए 3, तो 1 गुना 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3। Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर Fe के 3 परमाणु लेते हैं। अब देखिए जब Fe के 3 परमाणु लिए तो क्या लिखा 3Fe। हमने ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित कर लिया, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित कर लिया, अब आयरन परमाणु को संतुलित कर लिया। अब देखिए अब चरण 6 देखिए। चूंकि अब दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः समीकरण अब संतुलित है। अब यह कि समीकरण कैसा है, संतुलित है, क्योंकि
अब दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। जैसे देखिए, अब कारक में 3 Fe हैं यानी 3 आयरन है, उत्पाद में भी 3 आयरन है। अब कारक में भी 8 हाइड्रोजन है, उत्पाद में भी 8 हाइड्रोजन है। अब कारक में भी 4 ऑक्सीजन है, उत्पाद में भी 4 ऑक्सीजन है। इस प्रकार एक ऐसा समीकरण है, संतुलित समीकरण है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हेट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अभी हमने क्या किया है, एक रासायनिक समीकरण था, उसको क्या किया, संतुलित, और संतुलित करने की इस विधि को क्या कहते हैं, हेट एंड ट्रायल विधि। इसको आपको याद रखना है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की यह विधि हेट एंड ट्रायल विधि कहलाती है, क्योंकि इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। अब क्यों कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है उसके गुणांक का उपयोग करके ही समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। और वो कैसे करते हैं किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित, सबसे पहले प्रत्येक तत्व के चारों ओर एक बॉक्स बनाते हैं जो सूत्र है। उसके बाद नेक्स्ट चरण में उसके सूची बनाते हैं कि किस तत्व के अवकारक में कितने परमाणु हैं और उत्पाद में कितने परमाणु हैं। फिर तीसरे चरण में हम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को चुनते हैं, फिर उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं, और उससे नेक्स्ट चरण में हम उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद अन्य तत्वों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, और लास्ट चरण में वो संतुलित हो जाती है। और इस प्रकार की समीकरण क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। और जो समीकरण संतुलित नहीं है उसे कहते हैं कंकाली समीकरण। जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होती उसे कहते हैं हम कंकाली रासायनिक समीकरण। तो कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की यह विधि हेट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। तो यह आपको याद हो गया होगा। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। इस चैनल पर उपलब्ध वीडियो आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेंगी। इस वीडियो में क्या कमी लगी और आने वाली वीडियोज़ में हमें क्या सुधार करना चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों, मिलते हैं इस अगली वीडियो में जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को समझाया जाएगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो बच्चों, मिलते हैं इस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।